नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इस पुस्तक के अध्याय 5 एवं अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक के अध्याय 1 से 4 तक सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ। हमारा आज का अध्याय है अध्याय 5, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इसका पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन ए 85.5%, ऑप्शन बी 73.6%, ऑप्शन सी 83.6%, ऑप्शन डी 75.6%। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि कितने प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 83.6%। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाखरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी लाखरा। लक्ष्मी लाखरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुल्ताना का स्वप्न नाम से कहानी लिखी है? ऑप्शन ए राम सुंदरी देवी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाखरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। इस वाले प्रश्न में आपको बताना है कि सुल्ताना का स्वप्न नाम से कहानी किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1910 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाखरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि किसने वर्ष 1910 में कहां पर कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो आज यानी वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन। और साथ में आपको इसका वर्ष भी याद करना है और कहां पर खोला था यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए सुल्ताना का स्वप्न, ऑप्शन बी लीला तिकलम, ऑप्शन सी आमार जीवोन, ऑप्शन डी रसमंजरी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमार जीवोन। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा आमार जीवोन की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन सी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाखरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है आमार जीवोन, इसकी लेखिका कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ने आमार जीवोन नाम से सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है, रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवोन कौन सी भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा में, ऑप्शन बी मराठी भाषा में, ऑप्शन सी गुजराती भाषा में, ऑप्शन डी बांग्ला भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवोन अपनी बांग्ला भाषा में लिखा है। अब बात करते हैं अपन रास सुंदरी देवी के बारे में। रास सुंदरी देवी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा का नाम है आमार जीवोन। आमार जीवोन की भाषा है बांग्ला भाषा। यानी कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बांग्ला भाषा में। और रास सुंदरी देवी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है आमार जीवोन, यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी है। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर भी दिया था। तो यह हो गई अपनी रास सुंदरी देवी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी जो अपनी किताब में दी हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति रिक्त स्थान में जनगणना होती है। ऑप्शन ए प्रति 1 वर्ष में, ऑप्शन बी प्रति 5 वर्ष में, ऑप्शन सी प्रति 10 वर्ष में, ऑप्शन डी प्रति 20 वर्ष में। यह वाला प्रश्न अपन ने कल भी हल किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति 10 वर्ष में। भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 82%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 15%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65%। अब बात करते हैं अपन
शिक्षित लोगों की संख्या के बारे में। जब अपनी जनगणना हुई थी 1961 के अनुसार, तब लड़के एवं पुरुष इनकी शिक्षा का प्रतिशत था 40%, जबकि महिलाओं की शिक्षा का परसेंट था केवल 15%। और जब 2011 की जनगणना हुई है, उसमें लड़के एवं पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत हो गया है 82%, यानी कि 40 से बढ़कर कितना हो गया है, 82% हो गया है। और महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत कितना हो गया है, तो यह हो गया है 65%, यानी कि 15% से बढ़ के 65% हो गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए वर्ष 2010 से, ऑप्शन बी वर्ष 2012 से, ऑप्शन सी वर्ष 2014 से, ऑप्शन डी वर्ष 2016 से। तो आपको बताना है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2014 से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 8 मार्च को, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष 22 मार्च को, ऑप्शन डी प्रतिवर्ष 30 मार्च को। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी है प्रतिवर्ष 22 मार्च को, तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी है इसका प्रतिवर्ष 30 मार्च को, तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रमाबाई ने वर्ष खालिस्तान में पूना के खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की, जहां पर विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन ए वर्ष 1895 में, ऑप्शन बी वर्ष 1898 में, ऑप्शन सी वर्ष 1900 में, ऑप्शन डी वर्ष 1905 में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में रमाबाई ने पूना के खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1898 में। तो आपको साथ में ये जो नीले नीले अक्षर हो गए हैं ये भी याद करते चलना है। कहाँ पर की थी? पूना के खेड़ गांव में। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। और कब की थी? वर्ष 1898 में। अगला प्रश्न लेते हैं, रमाबाई ने वर्ष 1898 में कहाँ पर एक मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वनस्थली टोंक में, ऑप्शन बी बगतरी गांव नागौर में, ऑप्शन सी खेड़गांव पूना में, ऑप्शन डी वर्धा महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेड़गांव पूना में। अगला प्रश्न है, संस्कृत पढ़ना लिखना जानने के कारण रमाबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्री की, ऑप्शन बी महामना की, ऑप्शन सी पंडिता की, ऑप्शन डी कवि गुरु की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि संस्कृत पढ़ने लिखने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यस्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष दिशा निर्देश जारी किए थे? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 1997 में, ऑप्शन डी वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1997 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता से, ऑप्शन बी जल एवं स्वच्छता से, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करने से। तो ये प्रश्न अब तक 3-4 बार पूछ लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य 4 का संबंध हो जाएगा अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लक्ष्य 1 होता है अपने गरीबी से संबंधित, लक्ष्य 2 है भुखमरी से संबंधित, लक्ष्य 3 का संबंध है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली से, लक्ष्य 4 का संबंध होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, लक्ष्य 5 का संबंध होता है लैंगिक समानता से, और लक्ष्य 6 का संबंध होता है जल एवं स्वच्छता से। अगला प्रश्न है, हर साल को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ऑप्शन ए 14 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 20 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 अगस्त को। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो वाघा बॉर्डर पंजाब में स्थित है, वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग किस दिन इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अगस्त को। यहाँ पर 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब बनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में,
ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। और इसके बाद लेते हैं अपन अगला प्रश्न, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। ये दोनों प्रश्न एक समान ही लग रहे हैं देखने को, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। पहले में बनाया गया है और दूसरे में लागू किया गया है, जिसको मैंने नीले अक्षर से हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले आपको बताना है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कानून बनाया गया था वर्ष 2005 में। ये आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था अपना, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब लागू किया गया था। तो कानून पहले बनाया गया था वर्ष 2005 में और यह कानून वर्ष 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे यह कानून कब बनाया गया, पास किया गया या पारित किया गया। इन तीनों का मतलब ये एक ही है। अगर आपसे तीनों पूछा जाए तो आपको एक ही जवाब देना है कि यह कानून भारत में 13 सितंबर 2005 को बनाया गया था, या पास किया गया था 13 सितंबर 2005 को, या पारित किया गया था 13 सितंबर 2005 को। और इसमें भी आपको वर्ष तो याद रखना ही रखना है, यानी कि वर्ष 2005 में बनाया गया था या पास किया गया था या पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अपना वर्ष 2005 में। अगला है, यह कानून भारत में कब लागू किया गया था। तो यह कानून भारत में 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था और इसमें आपको वर्ष याद रखना है 2006 में। ठीक है, वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया था। बनाया कब किया था? वर्ष 2005 में। पास कब किया गया था? वर्ष 2005 में। पारित कब किया गया था? वर्ष 2005 में। और लागू कब किया गया था? वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न बनता है अपना, भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून में कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय हैं इसमें कुल 5 और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं इसमें 37 धाराएं हैं। आपको यह भी याद रखना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यह प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले है, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया? ऑप्शन ए है इसमें वर्ष 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो जब इसमें पूछा गया है अपन से पास किया गया था, तो पास कब किया गया था? वर्ष 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। प्रश्न संख्या 140 का उत्तर हो जाएगा वर्ष 2005, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ले लिया, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस प्रश्न में अपन से पूछा गया है भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। पहले प्रश्न में पूछा गया है पास कब हुआ था और इस प्रश्न में पूछा गया है अपन से लागू कब हुआ था। लागू हुआ था अपना वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष पास हुआ? पास हुआ, बनाया गया या पारित किया गया? इसका एक ही आंसर आएगा हमेशा, वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। अगला प्रश्न है, महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? इसमें भी दिया गया है बनाया गया, तो बनाया गया था अपने वर्ष 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न अपन ने कर लिया है। इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किस वर्ष घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून पास किया गया? इस प्रश्न में भी पूछा गया है पास कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून पास किया गया था। एक बार वापस देख लेते हैं अपन, भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब बनाया गया था या पास किया गया था या पारित किया गया था? तो इसका आंसर आता है अपना 13 सितंबर 2005 को यह कानून बनाया गया था, पास किया गया था या पारित किया गया था। और भारत में यह कानून कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को यह कानून भारत में लागू हो गया था। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह थे अपने सारे अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने हल कर लिए हैं। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय 6 की तरफ, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। इसका पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ज्ञान, संदेशों, सूचनाओं एवं विचारों के आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी साझेदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या तो ज्ञान हो गया या सूचना हो गई या विचार हो गए या कोई भी संदेश हो गया, इसका आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से संचार के माध्यम कौन कौन से हैं?
इस प्रश्न में आपको बताना है कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम अपने संदेशों को, सूचनाओं को या विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन ए रेडियो टेलीविज़न, ऑप्शन बी अखबार इंटरनेट, ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से हम अपने विचारों को, संदेशों को एवं सूचनाओं को दूसरों को पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों के लिए सामूहिक रूप से कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए सेंसरशिप, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी मीडिया। आपको इस प्रश्न में बताना है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट या संचार के जो भी सारे अन्य माध्यम हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीडिया का। अपन बार बार नाम सुनते हैं मीडिया मीडिया मीडिया, इन शब्द का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इस मीडियम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी माध्यम, ऑप्शन डी बिचौलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माध्यम। मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका अर्थ होता है माध्यम। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी मीडिया या पत्रकारिता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीडिया या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है या देश विदेश के जनसमूहों तक है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंसरशिप, ऑप्शन बी मास मीडिया, ऑप्शन सी वैश्वीकरण, ऑप्शन डी जर्नलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास मीडिया। टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट जो संचार के माध्यम है इनकी पहुंच क्या है? लाखों लोगों तक है, इसलिए इन संचार माध्यमों को हम मास मीडिया के अंतर्गत लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से संचार के माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रेडियो टेलीविजन, ऑप्शन बी अखबार पत्रिकाएं, ऑप्शन सी मोबाइल फोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार के माध्यम आते हैं। प्रिंट मीडिया वो होती है जो लेखन के माध्यम से अपने विचारों या संदेशों का आदान प्रदान करती है। तो इसमें लेखन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान केवल अखबार और पत्रिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी अखबार एवं पत्रिकाएं। वे संचार के माध्यम जिसके माध्यम से व्यक्तियों तक सूचनाएं केवल लेखन के माध्यम से पहुंचती है तो वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रेडियो टेलीविजन, ऑप्शन बी अखबार पत्रिकाएं, ऑप्शन सी मोबाइल फोन इंटरनेट, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में थे अपने प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं और इस वाले प्रश्न में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व सी दोनों। रेडियो टेलीविजन मोबाइल फोन हो गया इंटरनेट हो गया, यह किसके माध्यम है? यह मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो ये आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का चलन कब से प्रारंभ हुआ जिससे पत्रकारिता में बड़ा बदलाव हुआ? ऑप्शन ए 1920 के दशक से, ऑप्शन बी 1930 के दशक से, ऑप्शन सी 1940 के दशक से, ऑप्शन डी 1950 के दशक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 के दशक से। 1940 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का चलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है टेलीविजन जिसे हम टीवी बोलते हैं का प्रारंभिक रूप टेलीवाइजर था, इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी जॉन एल बेयर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। जहां जहां पर भी मैंने नीले अक्षर से हाईलाइट किया हुआ है वो भी आपको याद करना ही करना है। अगला है अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसके भाग होते हैं? ऑप्शन ए जनता के, ऑप्शन बी छोटे व्यापारियों के, ऑप्शन सी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के, ऑप्शन डी सरकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के। अगला प्रश्न है जब सरकार किसी समाचार या किसी फिल्म के दृश्य या किसी गीत के बोल को व्यापक जनता के साथ साझा करने से रोकती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी दूरसंचार, ऑप्शन डी सेंसरशिप। तो इसका आंसर होता है अपना ऑप्शन डी सेंसरशिप। सेंसरशिप के अंतर्गत सरकार
किसी भी समाचार पत्र, किसी भी फिल्म के दृश्य या किसी भी गीत के बोल को व्यापक जनता के साथ साझा करने से रोकती है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार ने संचार माध्यमों पर सेंसरशिप कब लागू की? ऑप्शन ए 1966 से 1969 में, ऑप्शन बी 1977 से 1980 में, ऑप्शन सी 1975 से 1977 में, ऑप्शन डी 1980 से 1982 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 से 1977 में भारत में सरकार ने संचार के माध्यमों पर सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट जो किसी विशेष कहानी के समस्त दृष्टिकोणों की चर्चा करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकप्रिय रिपोर्ट, ऑप्शन बी पूर्ण रिपोर्ट, ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट, ऑप्शन डी लंबी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी रिपोर्ट के दोनों पक्षों, जिसमें सकारात्मक पक्ष भी हो गया और नकारात्मक पक्ष भी हो गया, यानी उसकी अच्छाई भी हो गई और उसकी बुराई भी हो गई, दोनों के बारे में चर्चा करती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? संतुलित रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, मीडिया जिसे हम पत्रकारिता भी बोलते हैं की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी सामान्य समाचार, ऑप्शन सी लेख, ऑप्शन डी समाचार पत्रों की बिक्री। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मीडिया या पत्रकारिता की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञापन। जब भी आप अखबार पढ़ते हो तो बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने एड आ जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अपने विज्ञापन, और यही इनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए वेतन कमाने के लिए, ऑप्शन बी कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में मीडिया का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि वह संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए स्वतंत्र हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया क्या है? एक उपन्यास, एक कहानी, एक समाचार पत्र, एक पुस्तक। आपको बताना है खबर लहरिया क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समाचार पत्र। अब बात करते हैं अपन स्थानीय समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यह एक स्थानीय समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र की भाषा कौन सी है? इस समाचार पत्र की भाषा है बुंदेली भाषा है। इस समाचार पत्र का प्रकाशन चित्रकूट जिला जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ की 8 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन में इसका प्रकाशन किया जाता है। इसका प्रकाशन होता है चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश से। कितनी महिलाएं करती है? 8 दलित महिलाएं इसका प्रकाशन करती है। और कितने दिन में यह समाचार पत्र आता है? तो यह समाचार पत्र हर 15 दिन में आता है। इसके बाद है, इस समाचार पत्र में कुल कितने पृष्ठ हैं? इस समाचार पत्र के कुल 8 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? कुल 8 पृष्ठ हैं। अब बात करते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है। खबर लहरिया समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे अध्याय 6 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब एक प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी अखबार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि संचार का साधन कौन कौन से है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अपनी राय भी देनी है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, याद करते रहिए। आप कोई सा भी एग्जाम हो आराम से पास कर लोगे। धन्यवाद।